बाकी गेडन द बर्थ ऑफ यूजिरो हानमा। तो ये एक स्पेशल चैप्टर है बाकी हानमा मांगा सीरीज का। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी जिनका नाम होता है सुने ओगुरा, जिनकी एज होती है 101। उन्होंने आज तक 50,000 बेबीज की डिलीवरी कराई होती है और वो एक शो में आई होती है, जहाँ पर ये बात सुन के वहाँ का एंकर भी हैरान हो जाता है कि इतनी पॉपुलेशन तो काफी एक मिड साइज सिटी को पॉपुलेट करने के लिए। और वो यही बात और लोगों से भी पूछता है कि आप सबको यकीन है इस बात पे। यानी ये लेडी मिडवाइफ का काम 86 ईयर्स से कर रही है, यानी वो जब सिर्फ 15 साल की थी। और मिडवाइफ एक हेल्थ प्रोफेशनल सी होते हैं जो केयर करते हैं मदर और उनके न्यूबॉर्न बेबी की चाइल्ड बर्थ के दौरान। और फिर वो एंकर उस लेडी से पूछता है कि इतने सालों के वर्क के दौरान आपको सबसे ज्यादा मोस्ट मेमोरेबल बर्थ कौन सी लगी। और इस बात को सुन के वो लेडी सोच में पड़ जाती है, अगर मैं इन्हें ये सच बताऊंगी तो ये क्या मेरी बात पे यकीन करेंगे। और फिर वो लेडी बोलती है कि वो सारी काफी ज्यादा अच्छे बच्चे थे, पर एकदम से उन्हें कुछ याद आता है। तो ये टाइम है अप्रैल 1950 का, जहाँ पर वो एक लेडी की डिलीवरी करा रही होती है और यहीं पर हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलता है बेबी यूजिरो का। पर एकदम से वो शॉक्ड हो जाती हैं और आसपास की लेडी पूछती है कि सुने कुछ गड़बड़ है। वो बच्चा, मैं सच बोल रही हूँ, उसने अभी अपनी आंखें खोली। जहाँ पर इस डिलीवरी को नॉर्मली कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, पर यहाँ पर फेलियर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस डिलीवरी को सेफली करो, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इस बच्चे का शरीर काफ़ी ज़्यादा सख्त है। और लेटर जब सोने इस बात को रिकॉल करती है तो वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई न्यूबॉर्न बेबी कभी देख तो ही ना सकता है, और ये बात तो बच्चे भी बता सकते हैं। पर तब भी उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। ऐसा कैसे हो सकता है, वो सच में कोई बोल तो ही ना सकता था। पर उस समय मुझे ऐसा लगा कि जो सोच रहा है उसे मैं सुन सकती हूँ। और इस बात पे कोई यकीन करेगा कि एक मिडवाइफ एक बच्चे से ऑर्डर ले रही है। जहाँ पर फिर हमें एक माउंटेन एरिया दिखाया जाता है और वहाँ पर एक लेडी बुद्धा के आगे बैठी होती है और कहती है कि मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकती, वो दिन जब मैंने अपने एक लौते बच्चे को जन्म दिया था और उसी की वजह से मैंने इस रास्ते को चुना है। यानी ये यूजिरो हानमा की मदर ही है जो अब मॉन्क बन चुकी हैं। और वो अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए बताती हैं कि एक सुबह जब वो यूजिरो को ब्रेस्ट फीड कराते हुए देखती है, मुझे अभी भी याद है वो पल मेरे लिए कितना ज्यादा डरावना था। जब मैं उसके होठों को हटा रही थी तो जो मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक नोकीला दांत उसके जबड़ों से निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिलाओ जल्दी। पर वो कोई सीधा शब्दों से बात नहीं कर रहा था, वो उससे कुछ ज्यादा था। वो ऐसा लग रहा था कि वो सीधा मेरे दिमाग से बात कर रहा है। मुझ पे लानत है, क्योंकि एज अ मदर जिसका रोल होता है अपने बच्चे के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना, उसके लिए इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग क्या ही होगा। तो उस रात के बाद जब वो पैदा हुआ था, वो अचानक से काफी तेजी से चिल्लाने लग जाता है और ऐसा लग रहा था कि पूरा घर कोलैप्स कर जाएगा। और उस समय टॉयज ना मिल्क कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था उस पे। फिर उसकी मदर डॉक्टर को कॉल लगाने जा ही रही होती है, पर वो एकदम से रोना बंद कर देता है और इस चीज से उसकी मदर काफी ज्यादा डर जाती हैं और उसके रूम की तरफ भागते हुए जाती हैं। और वो देखती हैं कि यूजिरो अब चैन से सो चुका है, पर वो यहाँ पर कुछ नोटिस करती हैं और उन्होंने ऐसा कभी भी अब तक अपनी लाइफ में एक बार भी नहीं देखा था, जहाँ पर उस बच्चे के हाथ में एक मेंढक होता है जो अब मर चुका है। यानी उस बच्चे ने अपने फर्स्ट विक्टिम को क्लेम कर लिया है। तो जब डॉक्टर उस फ्रॉग को एग्जामिन करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक सब स्पीसीज है कोकोई पॉइजन डार्ट फ्रॉग की, और ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के डीपेस्ट रीजन में ही मिलते हैं। और इस फ्रॉग के पॉइजन के सिर्फ सिंगल ड्रॉप ही हजारों लाखों इंसानों को मारने के लिए काफी है। यानी इसके पास पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा डेडलीस्ट पॉइजन है। जहाँ पर उसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जो पता नहीं कहाँ पर है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो बोलता है ये काफी ज्यादा रेयर है, मैंने अपना लास्ट इंटरव्यू करीब 2 साल पहले ही दिया होगा। और फिर हमें पता लग जाता है वो एक फॉर्मर वर्ल्ड लीडर है जिसकी एज हो चुकी है 98 ईयर्स और वो खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है। और ये ऐसे एक जैपनीज सोल्जर है जो प्रीवियस वर्ल्ड लीडर से कुछ क्वेश्चंस पूछने आया है और वो यहाँ साइड से उनसे कुछ पूछता भी है, जिसे सुन के वो लीडर कहते भी हैं कि आप इस तारीख पर कैसे पहुंचे, जिसमें वो सोल्जर कहता है बस ऐसे ही। चलो वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसे सुन के प्रीवियस लीडर काफी देर सोच में पड़ जाते हैं। बट फाइनली वो बोलते हैं अप्रैल 10, 1950 जापान के स्टैंडर्ड टाइम पे। मुझे अभी भी याद है जैसे वो कल ही का दिन था और यही वो दिन था जब मैंने एक पर्सनल डिसीजन लिया था कि मैं अपनी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन से सेफ्टी दूंगा। और उस रात में कोई बुरे सपने की वजह से नहीं जगा था, मुझे अंदेशा हो रहा था कहीं ना कहीं ईस्ट की तरफ एक स्मॉल आइलैंड नेशन में एक टेरिफाइंग वेपन ने जन्म लिया है। तुम जैपनीज लोग काफी ज्यादा बेहतरीन सोल्जर्स बनाते हो, पर क्या तुम जानना चाहते हो मेरे जैसा एक कमजोर इंसान एक वर्ल्ड लीडर कैसे बना? क्योंकि मेरे पास साइकिक पावर्स हैं और मुझे किसी एविडेंस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे इंट्यूशंस, मेरे सिक्स सेंस मुझे बता देती है किसी घटना को होने से पहले ही। और यही चीज है जो मुझे और लोगों से अलग बनाती है। इनक्रेडिबल, कितना कमाल का कोइंसिडेंस है कि सारी दुनिया के सारे मेजर नेशंस के लीडर, पर उनके अनाउंसमेंट के डेट और टाइम थोड़े से अलग हो सकते हैं, पर वो दिन था
अप्रैल 10, 1950, जब सारी दुनिया के लीडर ने एक साथ डिसाइड करा कि वो अपनी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन से सेफ्टी देंगे। और पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग यूजिरो हानमा को इन्वेस्टिगेट करते समय मुझे ये पता लगा, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया के सारे बीइंग उस दिन अप्रैल 10, 1950 को इस दुनिया के सारे बीइंग जो अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और रैंकिंग में सबसे ज्यादा ऊपर मानते थे, वो सब लोग एक एक रैंक नीचे गिर गए क्योंकि उस दिन एक बच्चा पैदा हुआ था।